56वां दिन आज है, कोई सरकार से बातचीत हुई? मैं धर्म सिंह शौरान, प्रवक्ता NXCC नेशनल एक्सक्यूजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रवक्ता हूं, जो भारत सरकार से रिकॉग्नाइज है। आज 56वां दिन है। आपने बोलता है सरकार से कोई बात हुई। हमारी जहाँ तक मेरी नॉलेज में किसी से सरकार से कोई बात नहीं हुई है। क्या देखते हैं ये देरी की वजह क्या है? देखो, 3 तारीख को पूरे देश भर के जिलों में ज्ञापन दिया गया था। सरकार के नोटिस में तो होगी ना बात? नहीं, कोई ये कहे सरकार के नोटिस में नहीं है, ये बात तो हजम होने वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो 3 अप्रैल का जो आंदोलन था हमारा, वो एक अभूतपूर्व आंदोलन था भारत के इतिहास में। 772 जिलों के अंदर हर जिले में 2000, 2500, 5000 तक पूर्व सैनिक अनुशासित डिसिप्लिन में जाकर, और IAS लॉबी जो कलेक्टर होता है उसको मेमोरेंडम दिया राष्ट्रपति के नाम के। उसके बाद कोई कहेगा सरकार को मालूम नहीं है, तो ये तो अब एक अचंभे की बात है। ये छोटी चीज नहीं है। ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि 772 जिलों में हर कलेक्टर को 2000, 2500, 3000 फौजियों ने अनुशासित, लाइन बंद, बदतमीजी नहीं, गाली गलौज नहीं, लूटपाट नहीं, शांतिपूर्वक डिसिप्लिन से जाकर भारत सरकार को मेमोरेंडम दिया है। उसके प्रकार किसी भी भारत का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खबर नहीं आना, ये अचंभे की बात है। अब आप कहते हैं सरकार को मालूम है कि नहीं है। सरकार का अपना गुप्तचर संस्था होता है, सरकार के पास अपनी IB है, अपना राह है और अन्य गुप्तचर संस्थाएं हैं। एक एक चीज की रिपोर्ट देती है, तो सरकार के पास रिपोर्ट तो 100% पूछ चुकी है, 100% पूछ चुकी है। लेकिन हमने कुछ सैनिकों से बात की थी, वो बताते हैं कि हम जब भी सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, वो यही बात बोलते हैं कि आपकी बात हमारे तक आई नहीं आती। अच्छा, हाँ, ये आपको अचंभे की बात है। मैं NXCC के प्रवक्ता हूँ। मेरी रक्षा मंत्री पानीकर साहब से 5-6 मीटिंग हुई है, सीतारमण जी से 3-4 मीटिंग, हाँ जी, सीतारमण जी से हुई है, राजनाथ सिंह से हुई है। ये कहते हैं हमको मालूम नहीं था, ये तो एक झूठ बोलने वाली बात है। पूरा मेमोरेंडम देते हैं, पूरी समस्या बताते हैं, लिख कर लेके जाते हैं। उनके IAS ऑफिसर से भी बात होती है, सेक्रेटरी एक्सक्यूजमेंट वेलफेयर से। उसके बाद खुद सरकार को हमने ये बोला है, सीतारमण जी को बोला कि हम बीजेपी की गवर्नमेंट, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। मैं मंच पर बोल रहा हूँ, और हमारी सरकार के खिलाफ हम न्यायालय में जाएंगे। आपकी 1 रैंक 1 पेंशन में ये कमियां हैं, दिस इज अगेंस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, और हम कोर्ट में जाएंगे तो बेइज्जती होगी। बोलता आप कोर्ट में मत जाइए, हम समाधान कर रहे हैं। चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं। मैं इसको रक्षा मंत्री के, जिसने कोश्यारी जी ने रिपोर्ट दी थी, इसको साथ लेकर हम 55 मिनट बात करके आए, एक एक सब्जेक्ट पर। हाँ बढ़ते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अचंभे की बात है, 1 रैंक 1 पेंशन एक के बाद उसमें क्या कमियां रही हैं, इस पर ये भारत सरकार ने एक 1 मैन जुडिशरी बैठाई थी, जस्टिस रेड्डी, पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी ने पूरे इंडिया का दौरा किया। उसमें एक एक चीज उनको बताई गई, हमने भी बताई। उसके बाद भी सरकार कहती है मालूम नहीं है। ये तो अचंभे की बात है। सरकार को मालूम है। तो आपके मुताबिक जो मंत्री है वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता, मैं तो मंत्रियों को ये कहता हूँ कि ये उनको वो कोई रिपोर्ट लगता है तो कोई बड़ा ऑफिसर बोल दिया होगा, 7-5-10 फौजी बैठे हैं, 150 बैठे हैं, ऐसे ही ड्रामा है। ये उस अधिकारियों पर भरोसा करते हैं, वास्तविक स्थिति का जायजा नहीं लेते। सच्चा जो प्रजातंत्र में सही जो मंत्रिमंडल होता है, अपने गुप्तचर संस्था से प्रॉपर जांच करवानी चाहिए। वो प्रॉपर जांच नहीं करवा रहे। हमने बोला है, हमें आज इतना दिन धरने पे देखे हुए, सरकार बैठे, सामने मंत्री बैठे, सेक्रेटरी एक्सक्यूजमेंट वेलफेयर को बैठाए, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो एक्सपेंडिचर को बैठाए, तीनों जनरलों को बैठाए। हम गवर्नमेंट के लेटरों से ये साबित कर देंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय नहीं हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज किन के लिए उठी थी, आप बता सकते हो? कम उम्र में रिटायर होते हैं। कम उम्र में रिटायर कौन होता है? सिपाही। नहीं जी, सिपाही से पहले भी होता है, मेडिकल बोर्ड वाला।
2 साल नौकरी के बाद, फौज के कारण 3 साल नौकरी के बाद, 5 साल नौकरी के बाद, 7 साल नौकरी के बाद मेडिकल बोर्ड से आउट होता है। सबसे पहले कम उम्र का वो है, उसके बाद रिजर्व है, उसके बाद फौजी की विधवा है, फिर सिपाही है, फिर नायक है, फिर हवलदार। यह आवाज उनके लिए उठी थी, ये आवाज उनके लिए उठी थी। आपको बहुत अचंभा होगा कि 1 रैंक 1 पेंशन में जो टोटल अमाउंट था उसका 57%, 3% आज में अधिकारियों को दिया है। उस राशि का 43% 97% को दिया है। उसमें रिजर्व की पेंशन घटा दी, विधवा की पेंशन घटा दी, जो कम उम्र में रिटायर हुए जिनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए थी उसकी 1 रैंक 1 पेंशन में घटा दी। रिजर्व की पेंशन, विधवा की पेंशन, मेडिकल वालों की पेंशन एक 17 साल के सिपाही के बराबर आज तक होती आई है। 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन में एक सिपाही की पेंशन होगी, वो विधवा की होगी, वो रिजर्व की होगी, मेडिकल बोर्ड वाले की होगी। सिपाही की पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन में 17,000 से ऊपर है, विधवा की 17,000 से ऊपर होनी चाहिए, उसकी 9,000 रुपया कर दी। रिजर्व की 9,000 रुपया कर दी। रिजर्व 8 साल नौकरी करता है, उसके बाद 15 साल तक हर साल 2 महीने जाता है। 14 साल तक गया, 15वीं साल नहीं गया तो पेंशन नहीं होती है। और उसके बाद मेडिकल बोर्ड वाले गए, विधवा की पेंशन घटा दी। जिनके लिए आवाज उठी थी, जिसको मिलनी चाहिए थी, उनकी तो पेंशन घटा दी। उसके बाद जिन्होंने 55 से 60 साल के बीच में उम्र में नौकरी करी है, जिनकी सर्विस ये 33 साल और 40 साल के बीच में है, कोषारी कमेटी में उनको पेंशन का अधिकार ही नहीं है। पेंशन उनको मिली, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और जनरल। पेंशन उनको मिली जिनको नहीं मिलनी चाहिए, जिनको मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए आवाज उठाई, जिसके कंधे पर बंदूक चलाई, उसको 1 रैंक 1 पेंशन में ही मार दिया। बच्ची कुची कसर 1 रैंक 1 2 पेंशन में जो बजट आया टोटल 2800 करोड़ रुपए का बजट बताते हैं। 90% 3% अधिकारियों को, 10% 97% को मिला है। तो ये अप्लाई है। अरे जिसके लिए हाँ 1 रैंक 1 पेंशन भी तो इसी सरकार ने दिया ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सरकार ने दिया। सबसे पहले सरकार हाँ, हमें क्या दिया? सैनिकों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। नहीं, आपको कुछ नहीं है। 18 दिसंबर 1972 को पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंदिरा गांधी जी की स्पीच देखिए। उसके बाद एक VIP लेटर है 1972 का, जो 1947 से लेकर, और जो भी लड़ाई मरेगा शहीद होगा उसकी विधवा को लास्ट पेड रहा, इंक्लूडिंग राशन मनी, गुड मनी, रैंक पे फॉर लाइफ मिलेगा। यह आदेश उस टाइम का है, उस टाइम का है। उस आदेश को इसमें कम कर दिया गया है। एक सिपाही जो लड़ाई में शहीद हो जाता, पेंशन 3-4 होती है। एक पेंशन होती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, आप समझ लो, वो होती है नॉर्मल सिपाही की, जैसे उसकी विधवा की नॉर्मल डेथ के बाद उसकी 30%, जो पहले एक सिपाही के बराबर होती थी, वो होती इस कहा होते दिया है। उसकी 17,000 तो पहले होती थी, 17,000 मिलनी चाहिए सिपाही की, उसकी 9,000 कर दी है। 9,000 तो कम से कम पेंशन है ही, कहाँ बढ़ाई? रिजर्व की पेंशन एक 17,000 वाले सिपाही के बराबर होनी चाहिए थी, उसकी 9,000 कर दी, वो कहाँ बढ़ाई? मैं मेडिकल बोर्ड वाला हूँ, पहले मेरे को एक सिपाही के बराबर पेंशन मिलती थी, मेरी पेंशन भी घटा दी और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी घटा दिया। आप कहते हैं वरना मैंने बढ़ाई है, किसको बढ़ाई है? मैंने अभी बताया ना, 57% राशि उनको बढ़ाई है जिनका हक नहीं था। सर एक बात बताइए, आपको सब जानकारी थी और जब ये चीजें हो रही थी तब लोग आपको नहीं जा रहे थे? कौन बोलता नहीं गए? इन्होंने 96 में एक ऑर्डर निकाला था, तो एक 96 के बाद जो भर्ती हुआ है उसको 50 और 75 100% मेडिकल मिलेगा। हमको नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा के लाए हैं, 15 साल के बाद हुआ है। इसको भी हम चैलेंज करेंगे, लिखापढ़ी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे। कमियां तो हैं ये एक गुमराह किया गया, ये एक गुमराह किया गया कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दी, 2014 में दी। उसके बाद हर रक्षा मंत्री से इनकी हमारी सबकी मीटिंग होती है। क्या एक शब्द पर भी सरकार ने कोई फैसला लिया? ये किसका आदेश है कि इनसे मीटिंग करो, चाय पिलाओ, इसके बारे में कोई फैसला ही मत करो? 2014 से 23 तक कोई फैसला आज तक सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की कमियों के बारे में नहीं किया गया।
क्या कारण? क्या पहलू देखते हैं इसमें? क्या कि कोई दबाव है, अधिकारियों का दबाव है, या सरकार की मंशा ही है कि हमें नहीं? देखिए, अधिकारी के तो एक पॉलिसी हमेशा से रही है। अधिकारी को बोल देंगे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मोदी जी कहेंगे भाई मैंने वो वादा किया था वृद्धावस्था पेंशन लागू कर दो, बोला जी हम लागू करेंगे। वो ऐसा गोल मोल बनाते हैं जैसे जलेबी बनती है ना, तो जलेबी के बाद इमरती बनती है कि साहब ये इमरती है जवानों के लिए, बस जवान खाएंगे नहीं, इनको दिखाते रहो। वो ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं, इतना गुमराह करते हैं। कमजोरी सरकार के मंत्रियों की है। 2014 से आज तक इनकी जो कमियां हैं वो बताने के बाद उसको ठीक क्यों नहीं करवाते? बहुत छोटी सी बात है। रक्षा मंत्री जी अपने सेक्रेटरी एक्सप्रेसिव वेलफेयर IAS, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ पेंशन और जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्सपेंडिचर को आमने सामने बैठाओ, सिर्फ 1 घंटा मीटिंग कर लो, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज सुनते हैं, सामने वो बैठ जाए, उनको बैठा ले, हमें बैठा ले। हम आज तक के गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से साबित कर देंगे 1 रैंक 1 पेंशन में डकैती डाली गई है, षड्यंत्र रच का सरकार का खरबों रुपया लुटा दिया गया। जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको दे दिया, जिनको मिलनी चाहिए था उनको नहीं मिली। और ये सब सरकार की नाक के नीचे हुआ, बिल्कुल नाक के नीचे। मैं बोलता हूँ, ये कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जांच करवाते हैं, इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है। जिनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी, आज मेरा एक हाथ कट गया, मेरी पेंशन मालूम है कितनी? हाथ कटने की 4,500 रुपया। जेएसकोच का कट गया तो 9,000 रुपया, सुविधा मेजर का कट गया 10,000 रुपये का, और कर्नल का यही हाथ कट 1.5 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये का, 2.5 लाख रुपये का। अरे रैंक के हिसाब से वेतन ठीक है, पे स्केल ठीक है, अंग भंग तो भगवान ने एक बनाया है। डिस्पेलिटी एक्ट भारत सरकार ने बनाया लोकसभा में, वो कहता है कि डिस्पेलिटी एक्ट एक है, तो ये कौन सा कारण है कि सिपाही का अंग भंग की कीमत 4,000 रुपया और जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल की लगभग 1.5-2 लाख रुपया। ये भी अचंभे की बात है। अंग भंग नहीं है, आपको दमा हो गया, बीपी हो गया, बीपी लो हो गया, शुगर हो गया, ये कोई फौज के कारण होते हैं क्या? आर्मी के ऑफिसर आजकल रिटायरमेंट के पहले ही मेरे को बीपी हो गया, मेरा शुगर हो गया, बीपी लो हो गया, मेरे को थायराइड हो गया, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। 44 से और 50% आर्मी ऑफिसर जो मुख्यालय में सेना भवन में बैठे हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है भारत सरकार की, पार्लियामेंट में है। और जवान जो बॉर्डर पे रेगिस्तान में -30 डिग्री में, लद्दाख में, उनका एवरेज कितना है? 15 से 18%। जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, जिनको तकलीफ है, उसको तो 15 से 18%। और जो सेना में मजे कर रहा है उसकी बीमारी 50%। और आर्मी के डॉक्टर, उनका रेशो तो 55 और 60% है। तो सारे लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी बोलते हैं उनकी करनी में और कथनी में फर्क है? बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। बड़ा इल्जाम लगा रहा है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। जो कोई पहले राजा महाराजा गुप्तचर होते थे वो खुद भेष बदली करके अपनी सारी CID लेते थे। इस सरकार को भी अपनी जो गुप्तचर संस्था से, और हमको देशद्रोही थोड़े ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बॉर्डर पर जाते हैं, उन्होंने जवानों को रक्षा जैकेट दिया, बुलेट प्रूफ दिया, बढ़िया जूते दिया, बढ़िया खाने दिया, बढ़िया रहने का बंदोबस्त किया, बढ़िया हथियारों की सप्लाई करी, एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की, सड़क बनाई। लेकिन ये वो जवान हैं, मोदी जी जब बाहर मिलने जाते तो कभी ये जवान भी उसी बॉर्डर पे थे। इन्होंने देश की रक्षा की है, ये देश के लिए इन्होंने 4-4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इनसे बैठ कर आधे घंटा बात करके आउटपुट तो ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकारियों को बैठा लो, हमें 7 आदमियों को 10 आदमियों को बैठा लो, सामने बैठ जाओ, 1 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल घपला हुआ है, पेंशन के नाम से घपला हुआ है। आखिरी सवाल, क्या सोल्यूशन देखते हैं? 56 दिन हो चुके हैं, सरकार मूड में नहीं है, आप क्या करेंगे? सरकार तो हिमाचल प्रदेश में ही बोलता था हम पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे, बाद में उसको रिजल्ट मालूम पड़ गया, रास्ता में हो गया, उसको मालूम पड़ गया। अब ये आपका मई में चुनाव है, सरकार को उस दिन आँख खोलेंगे जिस दिन वो हमारे राजस्थानी में कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत। जब बाजरा तैयार होता है चिड़िया चुग जाती है, वो सीटें खाली रह जाते हैं, तो उसको जब अकल आएगी सरकार को। मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ, बन जाता है मोदी जी का वो बिला। आजकल मोदी के बराबर में देश के लिए कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। PM देश के लिए बढ़िया नहीं है, हर आदमी गुण और अवगुण है। मोदी जी को
देश की सेना को बढ़ाने में, वायुसेना, नेवी में, स्ट्रक्चर में, हथियारों में, अम्युनिशन में, राशन सुधार में, तो हम उसको 100 में 70 नंबर देते हैं। तो जब मोदी लेकिन बढ़िया कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत बलिदान दीजिए ना। कौन यदि ये इतना कुछ कर रहे हैं, आप उनके विरोध में उतरेंगे। बलिदान नहीं, आपकी बात सहमत हूँ। यदि इंडियन आर्मी के ऑफिसर भूखे हैं, हिंदुस्तान की 70 लाख फौजियों की पेंशन हम बंद कर देंगे, सिपाहियों की पेंशन बंद कर देंगे, बस तो आर्मी ऑफिसर को देते रहे, हमें बंद कर दो। मेरा सवाल नहीं समझे, जिन अधिकारियों से कोई दिक्कत नहीं है, आप दो, अब और दो। दुनिया कहती क्यों देती, मैं नहीं कहता क्यों देती। मेरा कहने का मतलब है, जिनकी उम्र, जिनने 35 साल और 40 साल नौकरी करी है, 55 और 60 साल के साल में नौकरी करी है, यदि उसकी 4 लाख रुपया पेंशन है तो आर्मी की जवान की 2 लाख रुपया तो होनी चाहिए। कुछ तो अनुपात करो। ये तो नहीं उसकी तुम 4 लाख करो और आर्मी की जवान की 17,000 से उठाकर तुम 9,000 कर दो, विधवा की भी 9,000 कर दो। घटा दी, दर्द तो होता है। सेवा इन जवानों ने करी है, सेवा आर्मी ऑफिसर नहीं करते, वो गाइडलाइन देते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, आप 15 अगस्त का अखबार उठा के देख लीजिए, सारे अखबार गैलेंट्री अवार्ड की लिस्ट। सेना में मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल कितने % है? 1.5 या 2%। 99% अवार्ड किसको मिला है? उन जनरलों को। जवान जैसियों को 1%, जो बॉर्डर पे है, दिल्ली मुठभेड़ में आतंकवादी उग्रवादियों लगता, उनको 1%, उनका 1% अवार्ड मिला है। इसी से अंदाजा लगा लिए इन्होंने सरकार को गुमराह किया पेंशन पे। डिसबिलिटी पेंशन 30% का क्या मतलब है? मेरे को वोट दिया 20% का, ये कहते बेसिक का 30%, ऑफिसर की तो बढ़ा दी और जेसीओ जवान की घटा दी। कारगिल में सारे डिसेबल एक्सीज में 2.5 और 3 साल वाले थे, उसके बेसिक हिसाब उसकी तो डिसबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाएगी। जितने जख्मी कारगिल में हुए थे वो 2.5 और 3 साल वाले जवान थे, उनकी तो डिसबिलिटी कम हो जाएगी। तो सर इसे आप OROP 2 क्यों नाम दे रहे हो, जब आपका OROP 1 का ही पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है, तो इसे 2 का नाम ही क्यों? मैं तो दोनों का नाम दे रहा हूँ। OROP 1 में, OROP 1 में जिनको तकलीफ हुई थी, OROP 2 में दूसरा घपला और कर दिया। आधों को OROP 1 में काट दिया, OROP 2 में और ज्यादा काट दिया। इनकी